नमस्कार, मैं हूं नकमा और आप देख रहे हैं हम लोग आज यहाँ बात करेंगे उस पेशे की, उस प्रोफेशन की जो हमेशा से, जिसे कहा जाता है कि अगर ऊपर खुदा है तो नीचे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों के हाथ में शफा है और अगर इंसान बीमार पड़ता है तो उसको अपने डॉक्टर में खुदा दिखाई देता है, भगवान ईश्वर दिखाई देता है। जब इस भरोसे के साथ कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाता है और अगर वहाँ पर वो भरोसा टूटता है तो वो बेहद अफसोसनाक बात होती है कि जिसके हाथों में आप अपनी ज़िंदगी सौंप रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उनके हाथ में शफा होती है। ऊपर शफा जो है वो ज़रूर खुदा या ईश्वर दे, लेकिन उनके ज़रिए से, डॉक्टरों के ज़रिए से देता है। हम बात ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन मेडिकल कहीं नेग्लिजेंस की, कहीं मेडिकल प्रोफेशन में बाजार के हावी होने की बातें सामने आ रही हैं और भ्रष्टाचार जो है वो ख़ास करके यहाँ हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के मेडिकल प्रोफेशन में बहुत गहराई तक चढ़ कर चुका है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी बातें, हाल में केसेस पढ़े हैं जहां पर किसी के अच्छे भले घुटने को बदल दिया गया, कहीं हार्ट में स्टेंट की ज़रूरत नहीं थी, वहां स्टेंट लगा दिया गया। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही हूँ कि हर जगह ऐसा हो रहा है, पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसा भी हुआ है, या गलत इलाज। इस वजह से हमारे साथ यहाँ पे आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि किस तरह हॉस्पिटल जाने की वजह से उनकी ज़िंदगी और बिगड़ गई। और उसके साथ साथ बहुत तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ये जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है, कैसे हम इस चीज़ से निपटें, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाना होता है और अगर ये भरोसा उठ जाता है तो वो बहुत मुश्किल है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, तारुफ करा दूं पहले अपने पैनल से। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली मौजूद हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। हमारे साथ मनीष कुंजन मौजूद हैं जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं पारस हॉस्पिटल में। डॉक्टर सतेंद्र कटेवा हैं, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं फोर्टिस अस्पताल के। डॉक्टर निधि झा हैं जो सीनियर रजिस्ट्रार हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा शिशिर चांद जो हैं वो पीबीटी इंडिया के दिल्ली कोऑर्डिनेटर हैं। ये जो पीबीटी है वो पीपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट नाम की एक संस्था है जो अपने आप में ये बात जाहिर कर रही है कि लोगों को ज़रूरत पड़ी है इस तरह के संस्था को बनाने की कि अगर उनको इलाज सही से नहीं मिलता है तो आप उनके लिए लड़ते हैं, उनके हक के लिए उनकी आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं और हिंदी के जाने माने लेखक हैं और लगातार इन मामलों पे मेडिसिन से जुड़े कॉलम्स वो लिखते रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रोहित गोयल भी, और रोहित गोयल के साथ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ उनकी माँ मौजूद है। बेइंतहा तकलीफ़ में है वो पिछले 2.25 साल से, और ये भी एक गलत इलाज की मिसाल है कि कैसे उनको वक्त पे इलाज नहीं मिला और उस वजह से आज ये हालत है कि 2.25 साल से वो दिमागी तौर पे बिल्कुल उनका दिमाग काम नहीं करता, उनका ब्रेन डैमेज्ड है और वो शरीर से पूरी तरह से माजूर हो चुकी हैं, लाचार हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर पाती। और जब वो अस्पताल के लिए गई थी तो बहुत हल्की सी बीमारी के लिए गई थी। क्या था इनका मामला, ये बात हम अभी समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ला दूँ डॉक्टर दिलीप माथुर से जो कि सर्जन हैं और जस्टिस जे.एस. वर्मा के दामाद हैं। जस्टिस जे.एस. वर्मा का केस आप में से बहुत लोगों को पता होगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे इस शो के दौरान। और हमारे साथ शुभ्रा वर्मा हैं जो जस्टिस वर्मा की लड़की हैं। सबसे पहले मैं रोहित आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ इस पूरे मामले की। आपकी माँ की जो हालत अभी है, ये पूरा वाकया वो इस हालत में नहीं थी जब वो अस्पताल में गई थी। उनको हुआ क्या था कि वो अस्पताल में आप लोग उनको ले गए थे? ये इंसिडेंट 2 साल पहले हुआ। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल फिट एंड फाइन थी उससे पहले। इनको थोड़ी सी पेट में तकलीफ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जी। हम इन्हें कैलाश हॉस्पिटल नोएडा लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इन्हें एसिडिटी की मेडिसिन देके घर भेज दिया और हम 2-3 घंटे बाद हम वापस गए। इनको फिर भी तकलीफ हो रही थी, तब उन्होंने इन्हें एडमिट कर लिया और इन्होंने इन्हें लैसिक्स का इंजेक्शन दिया और अल्ट्रासाउंड किया। एक्चुअली इनका थोड़ा सा सोडियम लो था जिसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन लैसिक्स के इंजेक्शन की वजह से इनका सोडियम और लो हुआ और अल्ट्रासाउंड। क्या डॉक्टर ने उस वक्त ये डायग्नोज सही नहीं किया था कि इनका सोडियम लो है? उनको सोडियम और ज़्यादा लैसिक्स देके और ज़्यादा बदन से पानी जब निकला तो सोडियम और कम हो गया, आप बता रहे हैं। उस वक्त डायग्नोज सही नहीं हुआ? नहीं, ये बेसिक टेस्ट था इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन नहीं किया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए अल्ट्रासाउंड स्केड्यूल हुआ
रात भर इनको फास्टिंग कराई गई और इनको रात भर पानी दिया गया। उसके लिए पानी देने से और सोडियम कम होता गया। सोडियम नेक्स्ट आफ्टरनून में 1 बजे हुआ, तब तक इनका सोडियम बहुत लो हो चुका, अल्ट्रासाउंड 1 बजे हुआ और तब तक इनका सोडियम और भी कम हो चुका था। ये कंफ्यूज स्टेट में चली गई थी। उसके बाद शाम को जब डॉक्टर दोबारा देखने आए 7 बजे, तो उन्होंने इनका एमआरआई करने को बोला। एमआरआई हुई, उसके बाद इन्हें आईसीयू में लेके गए। आईसीयू में जाके टोटल 30 घंटे बाद इनका सोडियम टेस्ट हुआ, तब पता चला कि 104 है। बहुत ही डेंजरस लेवल तक जा चुका था लो। उसके बावजूद भी जब ये चीज़ पता चली, गलत ट्रीटमेंट चलता रहा। उन्होंने इसके लेसिक्स के साथ, आप लोगों को क्या जानकारी दी गई थी कि क्या चल रहा है? कई दफ़ा ये भी होता है कि जो पेशेंट्स के रिलेटिव हैं उनको सही पता नहीं होता कि हो क्या रहा है और तकलीफ क्या है। नहीं, हमें नहीं बताया गया, हमें बल्कि गलत बता दिया गया कि इनका स्ट्रोक आया है, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा। और उसके बावजूद इनको लेसिक्स के साथ साथ मैनिटॉल भी शुरू कर दी गई और फिर इनको सोडियम दिया गया, सलाइन। सोडियम इतनी तेज़ी से बढ़ा दिया गया, पहले 5 घंटे में ही 104 से 127 कर दिया गया। मेडिकल स्टैंडर्ड सेज कि 24 घंटे में 8 से 10 से ज़्यादा पॉइंट नहीं बढ़ना चाहिए। 29 आवर्स में इनका सोडियम 104 से 150 पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से इनको ईपीएम हो गया, इनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया। इसका अराउंड द ग्लोब कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है और अब ये परमानेंटली डैमेज हो चुका। 2.25 साल से ये इस हालत में है जी। कितनी उम्र है आपकी माँ की? 59, सिर्फ 59 ईयर्स। तो मनीष, जब इलाज चल रहा था तो ये कहा गया कि स्ट्रोक के ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सोडियम लो है, आपको पता नहीं है, आप पेशेंट के रिलेटिव को गलत बता रहे हैं और स्ट्रोक की बात आप कर रहे हैं अगर, तो फिर उसी हिसाब से इलाज कर रहे होंगे, उसी हिसाब से पैसे भी चार्ज कर रहे होंगे। तो इस तरह के अस्पताल के खिलाफ उसके बाद अस्पताल ने क्या इन लोगों को दिया? ये इस हालत में यहाँ पर हैं, गलत इलाज से लोगों को इस बदतर हालत में पहुंचाना। हाइपोनेट्रीमिया में डिजीज नहीं है, हाइपोनेट्रीमिया किसी वजह से हुआ है। जैसे इन्होंने बताया, गोयल साहब ने बताया कि पेट में दर्द हुआ, तो अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि पेट में दर्द किस वजह से हुआ। ये भी पॉइंट अभी नोट नहीं हो पाया, क्लियर हो पाया कि पेट में दर्द किस वजह से हुआ था। ये शायद अस्पताल की जिम्मेदारी थी पता करना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, आप इस पर कहना चाहेंगे कुछ? हाइपोनेट्रीमिया का एक प्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है जहां स्ट्रोक से आप कंफ्यूज करें। तो एक इनिशियल डायग्नोसिस, जैसे हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बोलते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ देखिए स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी है। इसमें सारा गड़बड़ जो मुझे दिखता है वो ये है कि जो ट्रीटमेंट किया गया वो बेहद, मुझे आश्चर्य है किसी बड़े हॉस्पिटल में कोई किसी के सोडियम लेवल को 104 से उठा के 24 घंटे में 124, 125, 20 मिली इक्विवेलेंट बढ़ाने की कोशिश करे। ये कहीं से भी मतलब किसी भी छोटे हॉस्पिटल में कोई कोशिश ही नहीं करेगा ये कहीं भी। और दिस इज द कॉज। इसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो पॉन्स वाला इलाका होता है, पॉन्टाइन इलाका कहलाता है, वहां डैमेज हो जाता है और परमानेंट डैमेज। वही इनकी माताजी के साथ हुआ और बेहद दुख की बात है और शर्म की बात है एज ए डॉक्टर हमारे लिए कि अगर कहीं ऐसा रोहित का जो मामला है उसमें क्या हुआ होगा वो हम एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसलिए पेश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। वो एक मामला है, आप कह रहे हैं कि ताज्जुब है कि किसी बड़े अस्पताल में ऐसा हुआ, पर मुझे ये ताज्जुब नहीं लगता क्योंकि ये एक अकेला अस्पताल नहीं है, बहुत सारे, बल्कि अब तो डर लगता है कि अस्पताल बड़े हैं लेकिन उनके अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी वैसी नहीं रही। जैसे कि आप शायद एक छोटे जगह चले जाते और तब भी आपको डॉक्टर ध्यान से एक तो देखता था, डॉक्टर वक्त देते थे, आपको बताते थे कि क्या हुआ है। लेकिन अब बड़े अस्पतालों में अब जब जाते हैं तो घुसते ही लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं, आपको 10 तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, और सरकारी अस्पताल में तो आप महीनों लाइन लगा के खड़े हो जाइए। तो जो मिडिल क्लास या गरीब इंसान है उसके लिए तो इलाज हिंदुस्तान में सोचना भी आजकल बहुत बड़ी बात है। मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ डॉक्टर साहब? यस 70-60 साल का फिजिशियन यदि किसी मेडिकल कॉलेज में किसी पेशेंट को रेफर करता है जी, so most of the time in the peripheral level medical college में the first one to see that patient is a first year resident. Now एक 60 साल का physician who is practicing for last 30 years is referring a patient to a tertiary healthcare. कमर्शलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि जब अस्पताल है वो अस्पताल दुकानों के जैसे काम करते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट कई दफ़ा, और आप बताएंगे मुझे इस बारे में कि ऐसा नहीं होता क्या कि अगर आप अस्पताल में गए हैं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि आपको ज़रूरत सर्जरी की नहीं थी, सर्जरी कर दी गई। हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदी के अखबारों में भी एक रिपोर्ट आई थी, बम्बई के एक इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया था कि लगभग 40% शायद 50% जो केसेस हैं
वो सर्जरी के गलत केसेस है, सर्जरी की जरूरत नहीं थी, सर्जरी कर दी गई क्योंकि आपको पैसे ज्यादा मिल रहे थे अस्पताल को। अस्पतालों के टारगेट होते हैं, डॉक्टरों को दे दिया, प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रही हूँ मैं पीबीटी इंडिया का दिल्ली कोऑर्डिनेटर हूँ। पीबीटी स्टैंड करता है पीपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट के लिए। मैं दिल्ली एनसीआर का कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे पास दिल्ली एनसीआर के ही केस आते हैं और एक साल में मेरे पास लगभग 50 केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ मैं कैसे जुड़ा पीबीटी इंडिया से। 3 साल पहले मेरे अपने भाई का देहांत हुआ ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस से, और ये हुआ जमशेदपुर में, जमशेदपुर के टाटा हॉस्पिटल में। और हुआ कैसे मैं बता रहा हूँ। मेरे भाई सिर्फ 33 साल के थे। वो वहाँ पे एक ICWA प्रोफेशनल थे, टिमकेन इंडिया में वो काम कर रहे थे एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। रात को 10 बजे उन्हें पेन हुआ और चेस्ट पेन हुआ, और उसके साथ उनको अनईजीनेस भी काफ़ी फील हुआ। वो रात को गए हैं 10 बजे टाटा हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पे जो डॉक्टर ने उन्हें देखा है उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया। उनकी बीपी चेक की, बीपी 150/100 थी, उसको नज़रअंदाज कर दिया। उनका ECG किया, ECG में काफ़ी डिस्क्रिपेंसी थी, काफ़ी इरेगुलरिटी थी। ST सेगमेंट डिप्रेशन 3 नोड में था, वो सब नज़रअंदाज कर दिया। फैमिली हिस्ट्री पूछने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे पिताजी का देहांत हार्ट अटैक से हुआ था, वो कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है, उन्होंने पूछा ही नहीं। उसके अलावा उन्होंने उनका मोटापापन, जो ओबेसिटी कहते हैं, उसको भी नज़रअंदाज किया, और उसके बाद उसको मिसडायग्नोस किया एज हाइपर एसिडिटी, और हाइपर एसिडिटी की दवाई देके उनको घर भेज दिया। अगले दिन उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ और पहले अटैक में उनका डेथ हो गया 33 साल की उम्र में। ठीक है, मैंने जब ये केस पढ़ा तो मैंने सारे डॉक्टर से दिल्ली में मिला। मेरा केस चल रहा है नेशनल कमीशन में, 2 साल में काफ़ी अच्छे रफ्तार से चला है और फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने अपील किया तो उन्होंने डॉक्टर को वार्निंग इशू कर दी, लेकिन मैंने कहा मैं वार्निंग से खुश नहीं हूँ, आपको इनका लाइसेंस सस्पेंड करना पड़ेगा। तब उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, अगले हफ्ते मैं फिर जा रहा हूँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक बार दोबारा प्लीड करने कि आप इनका लाइसेंस सस्पेंड कीजिए। डॉक्टर दिलीप माथुर, आपको शामिल करना चाहती हूँ चर्चा में। डॉक्टर दिलीप माथुर जस्टिस वर्मा के दामाद हैं। जस्टिस वर्मा का मामला जो था उसमें भी नेग्लिजेंस का मामला था। आप लोग उनको एक बड़े अस्पताल में लेके गए थे, पहले से उनका इलाज चल रहा था, आप लोगों को सही जानकारी नहीं दी गई कि उनको दरअसल क्या हुआ है और क्या गलत ट्रीटमेंट हुआ। उनका इलाज बहुत गलत हुआ। उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराए गए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें देखी नहीं गई, और बगैर रिपोर्ट देखे हुए उनको कुछ दवाइयाँ शुरू कर दी। वो दवाइयाँ किसी भी हालत में वो रिजल्ट्स के साथ शुरू करनी नहीं चाहिए थी। इस वजह से उनको काफ़ी सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हुई। जब ब्लीडिंग हुई तो उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में ले गए, वहाँ पे भी सीरीज ऑफ एरर्स हुए, और वो जो सारे एरर्स थे वो सब मिला के ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया। अस्पताल में क्या उनको लिवर सिरोसिस की वजह थी उनकी मौत की? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है कि जो ब्लड टेस्ट रिक्वेस्ट किए गए उनको देखा ही नहीं गया। उनमें बिल्कुल साफ जाहिर है कि ब्लड टेस्ट से कि लिवर का प्रॉब्लम था, और उनका क्लॉटिंग जो था वो काफ़ी डिरेंज था, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द नॉर्मल था जी। इस वजह से उनको जो ब्लड दवाइयाँ दी गई वो बिल्कुल गलत दी गई, और जो दवाइयाँ दी जिसको ब्लड थिनिंग बोलते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं, उनसे और ज़्यादा ब्लड थिनिंग हुई। इस वजह से उनको काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग हुई। लिवर का उनको प्रॉब्लम जो था वो अगर ये ब्लड टेस्ट से नोट कर लेते तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनको एंटीकोएगुलेंट्स की दी जाती, या और कोई ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस हैं जो उनको दिया गया, डेबिगेट्रॉन उसके बजाय वारफरिन थे, ऑल्टरनेटिव्स थे, दे सकते थे जिनको रिवर्स भी कर सकते थे। उनका लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ बाद में, पर लिवर सिरोसिस के साथ लोग जिंदगी निकाल सकते हैं, कई सालों तक निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट से एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से निकाल सकते हैं। पर उनकी डेथ प्रेसिपिटेट की गई इस वजह से क्योंकि उनको गलत दवाइयां दी, व्हाट वी कॉल एज कॉकटेल ऑफ मेडिकेशंस। उनको ट्रिपल एजेंट्स दिए गए, एंटीकोएगुलेंट्स, द न्यूअर स्टाइल ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स जिसको डेबिगेट्रॉन बोलते हैं, और एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस और एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस। दिस कॉकटेल ऑफ मेडिकेशन वाज लीथल। और इस केस में
बहुत तमाम फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, बड़े बड़े लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था कि इस मामले को टेकअप किया जाए, नेग्लिजेंस का मामला है। खुद डॉक्टर ने भी इसमें माना है कि गलती हुई थी उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। दुख की बात यह है कि जिस दिन जब ये हादसा हुआ एंड माय फादर इन लॉ अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। हम लोग ने बात की डॉक्टर साहब से कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो ही इमीडिएटली एग्रीड, मान गए वो कि मेरे से गलती हुई है। उसके बाद हाँ, उन्होंने साफ कहा कि मैंने रीडिंग्स नहीं देखी है, गलती हो गई मेरे से। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको दिल्ली मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन किया, भाई दिस इज नॉट राइट, एंड अ मैन हु हैज फॉट फॉर जस्टिस ऑल हिज लाइफ फॉर द वर्ल्ड, उसके साथ जस्टिस तो होना जरूरी है भाई। जिंदगी भर उन्होंने जस्टिस ही की है सबके साथ। तो हम लोग ने अपील की, हम लोग ने अप्लाई किया दिल्ली मेडिकल काउंसिल में। एंड व्हाट इज इवन मोर शॉकिंग is the state of affairs that Delhi Medical Council seemed to have proceeded with. उन्होंने hearings की, हम लोग गए और hearing से साफ जाहिर था कि this was negligence, पर उनकी रिपोर्ट आ गई कि there is no negligence found against any of the doctors. इस वजह से हम लोगों ने अब इसको मेडिकल काउंसिल में अपील के लिए डाला है। ये जो पूरा मामला है, शुभ्रा आप जस्टिस वर्मा की लड़की हैं, आपका क्या सोचना है कि ये जो मामला हुआ, या जैसे राहुल रोहित के माँ का मामला है, जस्टिस वर्मा का, जस्टिस वर्मा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसके बावजूद उनके साथ इस तरह का नेग्लिजेंस होता है, तो जो आम लोग हैं उनका तो हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है और वो किस हद तक उसके बाद वो क्या करें। तो ये वजह क्या आपको लगती है इस तरह के जो नेग्लिजेंस के मामले सामने आ रहे हैं, क्या उसकी वजह एक है कि कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है मेडिकल प्रोफेशन में और डॉक्टरों के पास भी बड़ा स्ट्रेस रहता है और बहुत तरह के टारगेट्स होते हैं और इस वजह से बहुत तरह की गलत चीज़ें भी हो रही हैं अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में? हम लोग के केस में जो डॉक्टर्स थे पर्सनली नोन थे, तो उनके लिए रिपोर्ट ना देखना और ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, या कहीं ना कहीं तो कोई नेक्सस होता ही है फार्मास्यूटिकल कंसर्न्स का और डॉक्टर्स का। अब बिना कोई टेस्ट किए, बिना अटेंडेंस को सबको डिटेल बताए हुए आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं जी। कमर्शलाइजेशन है क्योंकि आप 4 हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट हैं, आपके टाइमिंग फिक्स्ड हैं, आप किसी भी पेशेंट की आप पूरा ध्यान ही नहीं देख रहे हैं। आपने डायग्नोसिस कराई, आपने टेस्ट कराए और आपको रिपोर्ट देखने का टाइम नहीं है और आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है, हमें नहीं समझ में।